नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 29 जून 2023 ईस्वी और 2 दिन में आपका जून महीना भी समाप्त हो जाएगा, 7वां महीना शुरू हो जाएगा और सितंबर में 9वें महीने में आपका एग्जामिनेशन है। तो थोड़ा सा अच्छे से तैयार कीजिएगा। 30 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है, तो अभी से रेगुलर कम से कम पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। बार बार मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि फ़िक्र होती है, क्योंकि 2300 बच्चों में आना बहुत ही मुश्किल होगा 3 लाख में से। तो इसलिए मैं डराता नहीं हूँ, हमेशा सचेत करने की कोशिश करता हूँ आपको, ताकि आप खूब मन से पढ़ें, आपका एग्ज़ाम हो जाए, ऑफिसर बन जाएं, मुझे क्या लेना देना उसके बाद, है ना। तो इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन है जिसमें हम लोग उसके बाद से इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे, भारत और अमेरिका संबंध से संबंधित, क्योंकि वीवीआई है वो 90% ज़्यादा चांस है कि भारत और अमेरिका संबंध से आपके सवाल पूछे जाएं। और उसके अलावा दैनिक जागरण और बिहार स्पेशल का भी न्यूज़ डिस्कस करेंगे हम लोग। ओके, तो वीडियो को अंत तक देखा कीजिए। कल के वीडियो में लास्ट का 2 मिनट जो था वो मेरा भरास था, मन का भरास था, मैंने निकाल दिया। कुछ भी बयान दे देते हैं नेता लोग, तो उनको बोलना पड़ता है ज़रा कि संभल कर बोलिए, ऐसा नहीं है। उन्होंने बिहार के लिए बोला था, बिहार के ही शिक्षा मंत्री जिन्होंने बोला था कि बिहार में योग्यता की कमी है, इसलिए हम टीचर भर्ती बाहर के शिक्षकों को ला रहे हैं। इसी पर थोड़ा सा मेरा हो जाता है, कभी कभी भरास निकल जाता है, निकल गया था। आज के वीडियो पर ध्यान दीजिएगा, देखिएगा क्या है। पहला वाला टॉपिक शुरू करते हैं। क्या है? पर्यावरण को बचाकर बढ़ा सकेंगे अपनी आय। क्या है ये? इसको क्या कहा गया? इसको कहा गया है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, इसके बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे कि क्या है। इसको शुरू किया गया है पर्यावरण संरक्षण को लेकर अपनी सतर्कता जेब के लिए भी फायदेमंद हो सकती है। केंद्र सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को गति देने के लिए बड़ी पहल की है। पर्यावरण मंत्रालय ने ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के क्रियान्वित नियम 2023 का मसौदा जारी किया है। इसके तहत पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों के लिए लोगों को ग्रीन क्रेडिट दिया जाएगा। इस ग्रीन क्रेडिट को बेचना संभव हो सकेगा। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है, मैं समझाऊंगा, इसको डिटेल में समझाऊंगा भी। मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के माध्यम से निजी क्षेत्र के उद्योग कंपनियों के साथ साथ अन्य लोगों को ऐसी गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा जिससे कार्बन उत्सर्जन नियंत्रित होता है। इसका अहम उद्देश्य इस दिशा में एक बाजार आधारित व्यवस्था तैयार करना है। इससे व्यक्तिगत स्तर पर एफपीओ, सरकारी संगठन, शहरी और ग्रामीण निकाय, प्राइवेट सेक्टर उद्योगों को पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में अच्छे प्रयासों के लिए ग्रीन क्रेडिट दिया जाएगा। होता क्या है, जैसे आपने कार्बन क्रेडिट सुना होगा। क्या होता है कार्बन क्रेडिट? कि भाई आपने कार्बन का उत्सर्जन किया 10 किलो मान लीजिए, लेकिन आपने ऐसे पेड़ लगाए हुए हैं जिससे क्या होता है 50 किलो कार्बन का जो पर्यावरण से वो सोख लेता है और पर्यावरण से कार्बन को हटा देता है, ठीक ना। तो 40 किलो क्या है, 40 किलो आपको क्या दिया जाएगा? कार्बन क्रेडिट दिया जाएगा। अब कोई एक कंपनी है दूसरी जिसने क्या किया कि 10 किलो कार्बन का उत्सर्जन किया है, लेकिन उसके पास एक भी पेड़ नहीं है। या मान लीजिए उसने 40 किलो कार्बन का उत्सर्जन किया है, लेकिन उसके पास पेड़ है ही नहीं जो सोख सके। तो क्या करेगा वो? आपको पैसे देकर ये जो 40 किलो कार्बन क्रेडिट आपने जमा किया है ये आपसे खरीद लेगा। इससे क्या होगा? इस कंपनी ने पॉल्यूशन फ्री बना दिया अपने आप को, कि हमने क्या किया, हमने भले ही कार्बन का उत्सर्जन हम नहीं कम कर पाए, लेकिन किसी ने कार्बन का उत्सर्जन कम किया था और उनके पास जो कार्बन क्रेडिट था उसको हमने खरीद लिया। इसको कार्बन क्रेडिट कहा जाता है। उसी तरह से ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम भी है। इसका मतलब क्या है कि पर्यावरण को मान लीजिए किसी कारण से नुकसान पहुंच रहा है, किसी भी कारण से नुकसान पहुंच रहा है, आप एक जागरूक नागरिक, आपने क्या किया? पर्यावरण को नुकसान से बचाने के लिए कुछ पेड़ लगा दिए। इससे क्या होगा? कार्बन का एमिशन की जगह अब क्या होगा? कार्बन को सोख लेगा ये पेड़, और CO2 की जगह क्या किसका उत्सर्जन होगा? तो O2 का। क्लोरोफिल प्रक्रिया में यही तो होता है ना। तो O2 का उत्सर्जन होगा। तो आपने क्या किया है? आपने एक तरह से ग्रीन क्रेडिट जनरेट किया है। जितने पेड़ लगाए हैं, जितने कार्बन उत्सर्जन को आप रोक रहे हैं, उसके बदले में जो कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं वो आपको क्या करेंगे? पेमेंट देकर आपसे उतना कार्बन क्रेडिट या ग्रीन क्रेडिट को खरीद लेंगे। ये चीज़ समझ में आ गया होगा। मान लीजिए आपने 10 पेड़ लगाकर 10 किलो ग्रीन क्रेडिट जमा किया, ग्रीन क्रेडिट जमा किया, ठीक ना। किसी ने क्या किया? 10 किलो कार्बन उत्सर्जन किया,
तो वो क्या करेगा, आपको पैसा देकर ये 10 किलो आपसे ग्रीन क्रेडिट खरीद लेगा। इससे क्या होगा, आपको पैसे की प्राप्ति हो जाएगी, पर्यावरण भी सुरक्षित हो जाएंगे। ये मैंने समझाने के लिए सबसे सामान्य भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। अब इसको डिटेल में देख लेते हैं क्या प्रोग्राम है ये। उससे पहले एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पर जो लिखा हुआ है 1977 में क्योटो प्रोटोकॉल के तहत 1997 में 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल के तहत ग्रीन क्रेडिट की अवधारणा सामने आई थी। इससे एक उदाहरण से समझिए कि दो कंपनियां ए और बी, उनके काम और प्रकार, ये मैंने समझा ही दिया आपको। अब हम समझ लेते हैं कि ये प्रोग्राम क्या है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि प्रस्तावित योजना निजी कंपनी और ग्रामीण वन समुदाय को भूमि की पहचान करने तथा वृक्षारोपण की अनुमति देती है। यदि वृक्षारोपण वन विभाग के मानदंडों को पूरा किया जाता है तो 3 वर्ष के बाद उस वन भूमि को प्रतिपूरक वनीकरण के रूप में माना जाएगा। मान लीजिए कोई कंपनी ए है जिसने कहीं पर कंपनी बनाई, तो उसने क्या किया, वहाँ पर कुछ पेड़ों को काट दिए या उसके कारण से वहाँ पर प्रदूषण हो रहा है, तो कंपनी क्या करेगी, कहीं पर जाके एक पूरा का पूरा ज़मीन खरीदेगी और वहाँ पर उसके बदले में वो पेड़ लगा देगी और वहाँ पर पर्यावरण के संरक्षण का काम कर लेगी। इससे क्या होगा, जितना उसने वन काटा है उतने वनों की प्रतिपूर्ति हो जाएगी। इसी को क्या कहा जाता है, प्रतिपूरक वनीकरण कहा जाता है। ओके, ऐसे उद्योग जिन्हें प्रतिपूरक वनीकरण के लिए वन भूमि की आवश्यकता है, उन्हें वृक्षारोपण करने वाली इन निजी कंपनियों से संपर्क करना होगा तथा इन्हें उसका भुगतान करना होगा। उसके बाद इस भूमि को वन विभाग को हस्तांतरित कर दिया जाएगा और इसे वन भूमि के रूप में दर्ज किया जाएगा। इन वन भूमियों को तैयार करने वाली कंपनियां अपनी परिसंपत्ति का व्यापार करने के लिए स्वतंत्र होंगी। वर्ष 2015 में निम्नीकृत भूमि के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से ग्रीन क्रेडिट योजना प्रारंभ करने की अनुशंसा की गई थी, परंतु अब इसको अनुमति दे दी गई है। ये पुराना न्यूज़ था, अब इसको अनुमति दे दी गई। 2015 में इसकी अनुशंसा की गई थी, ग्रीन क्रेडिट योजना की। कब की गई थी, 2015 में। इसके तहत क्या होगा कि कोई आदमी अगर पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, कोई आदमी पर्यावरण के लिए काम कर रहा है, तो नुकसान करने वाला आदमी जो है वो काम करने वाले आदमी को पैसा देकर क्रेडिट खरीद सकता है। ओके, अब इसके कुछ लाभ देख लेते हैं यहाँ पर। इस योजना के माध्यम से पारंपरिक वन क्षेत्र में रह रहे लोगों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को भी वृक्षारोपण हेतु प्रोत्साहन मिलेगा। यह योजना सतत विकास लक्ष्य और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अंशदान, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जैसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को पूरे करने में सहायता करेगी। समस्याएं कौन सी हैं ग्रीन क्रेडिट योजना से संबंधित? यह बहुउपयोगी वन क्षेत्रों के निजीकरण की समस्या उत्पन्न करती है। यह भूमि के निजीकरण से एकल स्वामित्व वाले वन भूखंडों का निर्माण होगा, जबकि वन संपदा पर भी सभी समान रूप से आश्रित हैं। इस योजना में वनों का सामाजिक और पारिस्थितिक महत्व न मानते हुए उन्हें एक वस्तु के रूप में माना जा रहा है कि मान लीजिए आपने जगह ए पर वन का नुकसान किया है और जगह बी पर जाके आप वन लगा रहे हैं, उसके बदले में जगह ए को तो नुकसान ही हुआ, उसका पर्यावरण थोड़ी ना बदल जाएगा जगह बी पर वन लगाने से, उसके पर्यावरण को तो परमानेंट नुकसान पहुंच गया ना। ये क्या है, इसका डिमेरिट है। जब आपसे पूछा जाएगा कि क्रिटिसिज्म कीजिए इसका, तो वहां पर आप इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं। बाकी आने वाले समय में और भी ज़्यादा जब ये टॉपिक चर्चा में आ जाए ग्रीन क्रेडिट स्कीम, तो इसको हम लोग डिटेल में समझ लेंगे, चिंता मत कीजिएगा। अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। एक आइडिया तो कम से कम लग ही गया होगा ग्रीन क्रेडिट स्कीम क्या होता है। ओके, अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसानों के लिए 3.70 लाख करोड़ के पैकेज पर मुहर लगी है। ये हेडलाइन मैनेज करने वाली बात हो गई। मुख्य रूप से क्या है, देखिए, वैकल्पिक खाद को प्रोत्साहित करने के लिए पीएम प्रणाम योजना, प्रधानमंत्री प्रणाम योजना। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इस योजना की चर्चा कहाँ पर की गई है? बजट में भी की गई है। बजट का जो मैंने एमसीक्यू करवाया है ना, केंद्रीय बजट का, वहाँ पर इस योजना की चर्चा है, तो उसको जाके आप ज़रूर देखिएगा, बजट वाले वीडियो और उसके एमसीक्यू केंद्रीय बजट का। बिहार बजट भी मैं करवा दूंगा एग्जामिनेशन से पहले, ताकि आपको याद रहे। एग्जाम से पहले मैं उसको ज़रूर करवाऊँगा, इसकी चिंता मत कीजिएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में 3.68 लाख करोड़ रुपए की खाद सब्सिडी को मंजूरी दी गई है। पीएम प्रणाम के नाम से एक नई योजना को भी स्वीकृति दी गई है। इसके तहत वैकल्पिक खाद को प्रोत्साहन देने के लिए 1451 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके जरिए मिट्टी की उर्वरता की वापसी, जागरूकता, पोषण, सुधार पर ध्यान दिया जाएगा। इस तरह किसानों के लिए कुल पैकेज 3.70 लाख करोड़ रुपए का होगा। सरकार सल्फर कोटेड यूरिया भी लाएगी ताकि मिट्टी में सल्फर की कमी को पूरा किया जा सके। इसे गोल्डन यूरिया के नाम से जाना जाएगा। अब आपसे मैं पूछूंगा कि गोल्डन यूरिया का मतलब क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे कि सल्फर कोटेड यूरिया। सल्फर
कोटेड, कोटेड का मतलब क्या होता है, जैसे यूरिया का ये दाना है तो इसके ऊपर क्या करेंगे, सल्फर का हम लेप चढ़ा देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, जिससे ये हो जाएगा कि वो जब यूरिया हम खेत में डालेंगे तो उस खेत को सल्फर की भी प्राप्ति हो जाएगी। इससे पहले नीम कोटेड यूरिया भी लाया गया था, आप लोगों को पता होगा। इसी तरह से गोल्डन यूरिया का तात्पर्य क्या हो गया, सल्फर कोटेड यूरिया। बार बार मैं कह रहा हूँ क्योंकि कृषि खाद्य संबंधी सवाल पीटी मेन सब जगह पूछे जाते हैं, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक कीजिएगा। रासायन व उर्वरक मंत्री ने कहा कि वैसे तो यूरिया सब्सिडी को 3 साल के लिए 3 साल के लिए 68,000 करोड़ रुपये रखा गया, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर इसे बढ़ाया जा सकेगा, जैसा पिछले साल यूक्रेन संकट के दौरान बढ़ाया गया था, ठीक ना। अब हम लोग क्या करते हैं, पीएम प्रणाम योजना को पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। उससे पहले एक पॉइंट देखिएगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि सल्फर कोटेड यूरिया इसके पहले दिए जा रहे नीम कोटेड यूरिया के तुलना में फसलों के लिए ज़्यादा उपयोगी साबित होगा। इसके अलावा सरकार नैनो यूरिया का उत्पादन बढ़ाने पर काम कर रही है, जो पारंपरिक यूरिया के मुकाबले फसलों की उत्पादकता बढ़ाने में ज़्यादा कारगर साबित होगा। नैनो यूरिया से क्या तात्पर्य है बंधुओं, मैंने बताया था कि पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरी दुनिया में भारत ही देश है जिसने लिक्विड यूरिया, एक डब्बे के फॉर्मेट में यूरिया आएगा, एक बोतल बंद डब्बा में आएगा यूरिया, उसको आप पानी में मिलाकर अपने खेत में छिड़क देंगे। आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी कृषि किया होगा, खेती बाड़ी से संबंधित होंगे, गांव घर के होंगे तो पता होगा कि यूरिया का बड़ा बड़ा पैकेट आता है, बड़ा बड़ा बैग आता है, 50-50 किलो का बैग होता है, बोरा रहे जिसको कहा जाता है, तो पीला पीला बोरा होता था, तो 50 किलो का बोरा आता है यूरिया वगैरह का। तो पहले उतना सारा लाना पड़ता था, लेकिन लिक्विड यूरिया आने के बाद क्या हो गया है कि जेब में जाओ, यूरिया ले आओ बोतल बंद, और उसको पानी मिलाओ, खेत में छिड़क दो, तो सस्ता भी पड़ेगा और ये ज़्यादा टिकाऊ भी होता है ये लिक्विड यूरिया। तो अलग अलग यूरिया आ रहे हैं, गोल्डन यूरिया भी आपको समझा दिया है मैंने, सल्फर कोटेड होता है, नीम यूरिया भी बता दिया है मैंने। नीम यूरिया इसलिए लाया गया था ताकि सरकार जो सब्सिडी वाले उर्वरक लाती है मार्केट में, उसका कई सारी कंपनियां क्या करती थी, खरीद लेती थी मार्केट से सस्ते दाम पर सब्सिडी वाले, और उनका उपयोग करके अपना केमिकल का निर्माण करती थी। इसी को रोकने के लिए क्या लाया गया था, नीम कोटेड यूरिया लाया गया था। अब कौन सा लाया जा रहा है, सल्फर कोटेड यूरिया लाया जा रहा है। अब इस टॉपिक को समझ लेते हैं। पीएम प्रणाम योजना मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि रासायनिक उर्वरक उपयोग को कम करने के लिए पीएम प्रणाम यानी कि कृषि प्रबंधन हेतु वैकल्पिक पोषक तत्वों का संवर्धन, प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिशंस फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना, इसको क्या कहा गया है, पीएम प्रणाम योजना। आपसे सीधा सीधा क्या पूछा जाएगा, पीएम प्रणाम योजना निम्न से किससे संबंधित है, तो अल्टरनेटिव उर्वरक, खाद की जगह पर बायो फर्टिलाइज़र, इसका उपयोग कर लेंगे हम। बायो फर्टिलाइज़र तो जानते होंगे, जो जैसे मान लीजिए जिसको गोबर को एक जगह जमा किया हमने, घर की सारी सड़ी हुई साग सब्जियों को एक जगह जमा किया, उसको सड़ने दिया, उससे क्या होगा, उससे जो थोड़े दिन बाद वेस्ट निकल कर आएगा वो क्या हो जाता है, बायो फर्टिलाइज़र का काम करता है। ओके, समझ गए होंगे। योजना के बारे में, जैव उर्वरक और जैविक उर्वरक के संयोजन के साथ उर्वरकों को संतुलित उपयोग को प्रोत्साहित करना, ठीक है भाई। रासायनिक उर्वरकों पर सब्सिडी के बोझ को कम करना, सब्सिडी का बोझ भी इससे कम हो जाएगा। हमें बहुत सारा यूरिया वगैरह बाहर से आयात करना पड़ता है, और रूस और यूक्रेन से हम लोग यूरिया मंगाते हैं बहुत सारा, है ना। प्रस्तावित योजना की, प्रस्तावित तो अब नहीं है, अब इस योजना की विशेषता क्या है, इस योजना का कोई अलग बजट नहीं होगा। उर्वरक विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के तहत मौजूदा उर्वरक सब्सिडी बचत के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा। सब्सिडी बचत का 50% उस राज्य को अनुदान के रूप में दिया जाएगा जो पैसा बचाता है। योजना के तहत प्रदान किए गए अनुदान का 70% गांव, ब्लॉक व जिला स्तर पर वैकल्पिक उर्वरक व वैकल्पिक उर्वरक उत्पादन इकाइयों के तकनीक अपनाने से संबंधित परिसंपत्ति सृजन के लिए उपयोग किया जा सकेगा। शेष 30% अनुदान राशि का उपयोग किसान, पंचायत किसान उत्पादक संगठन व स्वयं सहायता समूहों को पुरस्कृत करने, प्रोत्साहित करने के लिए किया जा सकेगा। उर्वरक उपयोग को कम करने व जागरूकता पैदा करने में शामिल होगा। ये एक वर्ष में यूरिया के रासायनिक उर्वरक उपयोग को कम करने की गणना की तुलना पिछले 3 वर्षों के दौरान यूरिया की औसत खपत से की जाएगी। फिर इस उद्देश्य के लिए उर्वरक मंत्रालय के डैशबोर्ड, एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली पर उपलब्ध डेटा का उपयोग किया जाएगा। हम ये देखेंगे ना, जब हम पीएम प्रणाम योजना को अच्छी तरीके से लागू कर देंगे कि पिछले साल हम लोग यूरिया का कितना उपयोग कर रहे थे और इस वर्ष यूरिया कितना उपयोग कर रहे हैं, क्या बायो फर्टिलाइजर बढ़ा है धीरे धीरे देश में। आप समझ नहीं पा रहे होंगे ये योजना को, मैं आपको बताता हूँ इस योजना का क्या लाभ है। श्रीलंका का वित्तीय संकट याद कीजिए। श्रीलंका के वित्तीय संकट इसलिए आई थी, उसमें सबसे बड़ा योगदान इस चीज़ ने दिया था कि वहाँ के लीडर्स और वहाँ के जो योजना बनाने वाले लोग हैं वो मूर्ख हैं। उन्होंने क्या किया, पूरे देश में एक बार में 100% ऑर्गेनिक खेती को लागू कर दिया। मतलब उन्होंने जो बाहर से उर्वरक मंगाते थे भारत से, और बाहर से जो खाद वगैरह मंगाते थे, उन सबको 100% रोक लगा दी। ऑर्गेनिक चीज़ें बहुत अच्छी होती है, लेकिन ज़मीन के ऑर्गेनिक उत्पादन को बढ़ाने में समय लगता है।
आप अगर सोचेंगे कि मैं अगले साल से ऑर्गेनिक अपनाऊं और अगले साल जितना उत्पादन होगा वो इस साल के उत्पादन से ज़्यादा होगा, तो आप गलत होंगे। आज अगर आपका उत्पादन 100 किलो हो रहा है, तो अगले साल जब आप ऑर्गेनिक से उत्पादन करेंगे तो 50 किलो से भी कम उत्पादित होगा आपका, क्योंकि आपके ज़मीन को आदत हो गई खाद की, उर्वरक की। धीरे धीरे ज़मीन क्या होता है, ऑर्गेनिक बनता है। जैसे सिक्किम जैसे राज्य को ऑर्गेनिक बनने में करीब में 30 साल से ज़्यादा का समय लगा है। तो ऑर्गेनिक बनने के लिए अब जैसे अगले साल 50 किलो होगा, उसके अगले साल जब आप करेंगे तो 55 किलो होगा ऑर्गेनिक में, उसके अगले साल करेंगे तो 60 किलो होगा, फिर जाके एक समय आएगा जब 110 किलो उत्पादन होगा बिना खाद डाले आपके ज़मीन से। ऑर्गेनिक का एक प्रोसेस होता है। श्रीलंका के मूर्ख सरकार ने क्या किया, एक बार में ही ऑर्गेनिक लागू कर दी, वहाँ का उत्पादन धड़ाम से गिर गया, भूखमरी की स्थिति बन गई थी, राष्ट्रपति भवन में सब लोग घुस गए थे वहाँ के। आपने देखा ही होगा स्थिति क्या हुई थी। तो इसलिए मैं क्या बता रहा हूँ, भारत सरकार क्या करने की कोशिश कर रही है, जागरूकता पैदा करने की कोशिश कर रही है ग्राउंड लेवल पर। पहले क्या बोलेगी भारत सरकार कि हाँ भाई देखो थोड़ा सा खाद कम डालो, फिर वो लाएगी नैनो यूरिया, जिससे क्या होगा, पहले बोरा भर के यूरिया लाते, तो मैंने खुद छिड़का है भाई, गमछी में हम लोग बांधते थे, पूरे खेत में घूम घूम कर यूरिया छिड़कते थे, समझ रहे हैं ना। तो बहुत सारा यूरिया लग जाता है, उससे क्या होता है, मिट्टी का नुकसान होता है। अब लिक्विड यूरिया लाया गया, जिससे क्या होगा, कम यूरिया डलेगा। फिर सल्फर कोटेड लाया जाएगा, फिर बायो फर्टिलाइजर को बढ़ावा दिया जाए। फिर आपको एक बार बोला जाए कि इस बार ऐसा करो बिना उर्वरक डाले कुछ लोग उत्पादन करेंगे। जैसे अलग अलग राज्य, अब जैसे उत्तराखंड राज्य ऑर्गेनिक को बढ़ावा दे रहा है, तो क्षेत्र बांट बांट के हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक और बायो फर्टिलाइजर्स को बढ़ावा देंगे, जिससे क्या होगा, धीरे 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 एक प्रोसेस के क्रम में 50 साल 40 साल 30 साल 20 साल बाद हमारी ज़मीन क्या हो जाएगी, ऑर्गेनिक हो जाएगी और भी ज़्यादा उर्वरक हो जाएगी। तो उसी के क्रम में ये अलग अलग योजनाएँ आप देखते हैं। अब आप समझ गए होंगे, ब्रॉड व्यू में एक समझ गए होंगे। उदाहरण भी दे सकते हैं ऑर्गेनिक खेती के नुकसान में श्रीलंका का। ओके, योजना की आवश्यकता, सरकार पर सब्सिडी का बोझ बहुत ज़्यादा है, सरकार को बहुत सारा पैसा देना पड़ता है खाद सब्सिडी के लिए। अब सब्सिडी तो बताया होगा, जैसे मान लीजिए 1000 रुपये का एक यूरिया का बोरा आता है, ठीक ना। एक यूरिया का बोरा कितने का आता है, 1000 रुपये का, ठीक ना। तो सरकार क्या करती है, यूरिया कंपनी को बोलती भाई तुम ऐसा करो, तुम 500 रुपये का यूरिया बेचो भारत में। तो ये कंपनी बोलती 500 रुपये हम कहाँ से लाएंगे, तो इस कंपनी को भारत सरकार बोलती 500 रुपये हम तुमको दे देंगे। अब किसानों के हित की बात है, तो ऐसा करो सब्सिडी हम तुमको दे देते 500 रुपये, तुम 500 रुपये का ही यूरिया बेचो, ताकि लोग खरीद कर अपने यहाँ पर खेतों में इस्तेमाल कर सके। आपके गांव में भी होगा, एक सरकारी खाद वाला केंद्र होता है जहाँ से लोग खाद खरीदते हैं, है ना। देखिए क्या लिखा हुआ है, तो इसका क्या होगा, एक तो सरकार की सब्सिडी पर बहुत सारा पैसा आ जाता है, वो उसमें बचत होगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, गैर यूरिया उर्वरक का अधिकतम खुदरा मूल्य कंपनियों द्वारा नियंत्रित या तय किया जाता है। और ये सब तो उसी सब्सिडी वाले पॉइंट में आ गया। अगला क्या है, भारत में उर्वरक उपयोग की वर्तमान स्थिति क्या है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। 2020-21 में उर्वरक सब्सिडी पर 1.62 लाख करोड़ रुपये था, 2022 में 2.25 लाख करोड़ हो गया। सोचिए कितना सारा पैसा भारत सरकार को सब्सिडी पर देना पड़ता है। 2020-21 के दौरान देश में 4 उर्वरक, यूरिया, DAP सुना होगा इसका आपने नाम, डाई अमोनियम फॉस्फेट होता है ये, MOP, म्यूरिएट ऑफ पोटास जिसको NPK कहा जाता है, NPK ही सबसे ज़्यादा लगता है। फिर देखिए पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की कुल आवश्यकता 21% से बढ़कर 640.27 लाख मीट्रिक टन हो गई थी, जो 2017-18 में 528.86 लाख मीट्रिक टन थी। तो ये है कि यूरिया का बहुत ज़्यादा और खाद का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है अपने देश में। एक आंकड़े दिए हुए यहाँ पर, बाकी तो मैंने आपको सारा कुछ समझा ही दिया है कि क्या है ये PM प्रणाम योजना। कुछ नहीं है, खाद का अल्टरनेटिव हमें ढूंढना है। आज अगर हम केमिकल वाले खाद डाल रहे हैं तो हमें धीरे 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 कहाँ पर जाना है, हमें ऑर्गेनिक खादों की तरफ बढ़ना है। ये चीज़ समझ गए होंगे। अगले टॉपिक पर चलते हैं हम लोग। गोल्डन यूरिया वगैरह सब ध्यान में रखेंगे थोड़ा सा, क्योंकि मैंने बताया है वो सल्फर कोटेड यूरिया होता है। सीधा सीधा पूछ लेगा गोल्डन को यूरिया से क्या तात्पर्य है, तो वहाँ पर आपको बताना पड़ेगा। अगला टॉपिक जो है ये VVI है। यहाँ से अगर सवाल नहीं पूछा तो फिर संभावना कम ही बनता है कि यहाँ से सवाल ना पूछा जाए। और ज्यों-ज्यों ये समय बीतेगा इससे जुड़े हुए और भी ज़्यादा और डेटा और फैक्ट्स आएंगे कि कैसे क्या काम करेगा, तो इसके बारे में और बताऊँगा आपको। और VVI टॉपिक है ये, है ना, ये 5 स्टार टॉपिक है। क्या है, राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना को मंजूरी दी गई है। नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित कर रही है भारत सरकार। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, इसको तो बहुत पहले स्थापित कर लेना चाहिए था, हम आज कर रहे हैं। क्या होगा ये, और इसके देखिए गवर्निंग बोर्ड के जरिए होगा संचालन, और इसके अध्यक्ष कौन होंगे, हमारे प्रधानमंत्री जी इसके अध्यक्ष होंगे। जैसे नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री जी होते हैं। और इसी तरह से राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना को मंजूरी दी गई कैबिनेट के द्वारा, और इसके अध्यक्ष कौन होंगे, तो हमारे प्रधानमंत्री जी होंगे। देश में रिसर्च से जुड़ा सबसे बड़ा बॉडी होगा ये।
कई सारे लोग बोलेंगे कि हिंदू का न्यूज़ क्यों नहीं लिया, हिंदू में भी यही न्यूज़ है और वो अभी प्रणाम योजना वाला भी न्यूज़ था, और जो पहला न्यूज़ मैंने ग्रीन क्रेडिट बताया वो भी न्यूज़ था द हिंदू में। बाकी एक आर्टिकल मैं लाया हूँ इंडियन एक्सप्रेस से आपके लिए, चिंता मत कीजिएगा, ओके। और अभी जो कुछ देर पहले मैंने डिस्कस किया वो द हिंदू का ही था आर्टिकल, जो डिटेल में मैंने डिस्कस किया है, ओके। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। शोध को बढ़ावा देने के लिए 5 सालों में खर्च किए जाएंगे 50,000 करोड़ रुपए। अब आपसे सवाल क्या पूछे जाएगा कि हमारे देश में शोध की क्या स्थिति है, शोध रिसर्च की क्या स्थिति है, और इसमें सुधार लाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं। पहला तो ये सवाल पूछा जा सकता है। दूसरा सवाल क्या पूछा जा सकता है कि पीटी में कि बताइए नेशनल जो रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित किया गया इसके अध्यक्ष कौन होंगे, तो हमारे प्रधानमंत्री जी होंगे। ये पीटी फैक्ट में सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा। और आपसे क्या पूछा जाएगा कि इसके स्थापित करने के लाभ क्या होंगे, इसके स्थापित करने के पीछे कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं हमारे सामने अभी, ऐसे ही सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो इसलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा ताकि आपको दिक्कत ना आए एग्जामिनेशन में लिखने में। सही से पेपर पढ़ेंगे तो बहुत सारा करंट तो आपके माथे में आ जाता है, अपने आप पॉइंट बना लेंगे। देश में शोध की संस्कृति विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित विधेयक के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई और इस विधेयक को संसद के अगले सत्र में पेश किया जाए। अगला सत्र कौन सा होगा? मानसून सत्र शुरू होने वाला है, जुलाई महीने में ही मानसून सत्र होता है। यह विधेयक साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड एक्ट 2008 का स्थान लेगा। किसका स्थान लेगा? ये साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड एक्ट 2008 का स्थान कौन सा लेगा? तो राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान उसका नया स्थान ले लेगा। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि यह कदम शोध का माहौल बनाने और इस संदर्भ में देश की क्षमता बढ़ाने के लिहाज से बेहद अहम होगा। एनआरएफ का संचालन एक गवर्निंग बोर्ड द्वारा किया जाएगा। इसके सदस्य के रूप में 15 से 25 जाने माने शोधकर्ता और पेशेवर होंगे। एनआरएफ का दायरा व्यापक होगा और यह सभी मंत्रालयों को प्रभावित करेगा, इसलिए प्रधानमंत्री इस बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होंगे और केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रदेन उपाध्यक्ष होंगे। अध्यक्ष कौन होंगे? हमारे प्रधानमंत्री जी। और इसके उपाध्यक्ष कौन होंगे? तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जो होंगे और केंद्रीय शिक्षा मंत्री, ये दोनों इसके एक दूसरे का मतलब उपाध्यक्ष के पद संभालेंगे। ये दोनों ही उपाध्यक्ष होंगे। विज्ञान मंत्री और शिक्षा मंत्री ये दोनों क्या होंगे? उपाध्यक्ष होंगे और प्रधानमंत्री जी अध्यक्ष होंगे। बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है ये। वैसे एनआरएफ की कार्यकारी परिषद के प्रमुख प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार होंगे। इसका जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगा उसके जो प्रधानमंत्री के जो साइंटिफिक एडवाइजर होते हैं वो इसके चीफ होंगे। उन्होंने बताया कि इस मकसद से वर्ष 2023-24 से 27-28 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए 50,000 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसमें 14,000 करोड़ रुपये भारत सरकार देगी। 50,000 में से 14,000 कौन देगी? भारत सरकार। जबकि 36,000 करोड़ रुपये सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, लोकोपकार, दान आदि से जुटाया जाएगा। बाकी 36,000 करोड़ कहाँ से? तो प्राइवेट कंपनियां और दान वगैरह से हम लोग जुटाएंगे, ओके। सरकारी बयान के अनुसार यह फाउंडेशन अनुसंधान एवं विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा तथा देश भर के विश्वविद्यालय, कॉलेज, अनुसंधान संस्थान तथा अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं में अनुसंधान एवं नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देगा। इसीलिए इसको स्थापित किया जा रहा है। और एक चीज़ और मैं यहाँ पर बता देता हूँ जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं कि जीडीपी का कितना % हम लोग खर्च करते हैं अनुसंधान और शोध पर, क्योंकि बहुत सारे देश हैं जो बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, लेकिन भारत बहुत कम पैसा खर्च करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, ओके। जब ये विधेयक पारित होकर आ जाएगा अगले सत्र में तो हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको एक आइडिया हो जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। इजराइल 4.9%, दक्षिण कोरिया जीडीपी का 4.5% खर्च करता है, जापान 3.3, जर्मनी 3.1, अमेरिका 2.8 देखकर अमेरिका को छोटा मत बोलिएगा। अमेरिका की जीडीपी है भारत की है $3 ट्रिलियन के आसपास, अमेरिका की है $20 ट्रिलियन। अब समझ जाइए, उसका 2.8% निकाल लीजिए, है ना। तो उसके बाद से चीन का देखिए, अपने पड़ोसियों में देखिए, चीन का 2.1%, चीन का 12 ट्रिलियन का करीब में उसकी इकॉनमी है। ब्रिटेन का 1.7, कनाडा 1.5, भारत 0.7% हम अपनी जीडीपी का खर्च करते हैं। ये आपको अगर पूछा जाएगा कि कौन कौन सी चुनौतियां हैं तो वहाँ पर आप डाल देंगे कि भारत अपनी जीडीपी का मात्र 0.7% खर्च करता है। किस पर? रिसर्च पर। और उसमें 0.7% में अधिकांश पैसा कौन खर्च करती है? तो भारत की सरकार खर्च करती है। अपने यहाँ सरकारी रिसर्च अधिक होता है, अपने यहाँ की प्राइवेट कंपनियाँ या प्राइवेट इंस्टीट्यूट रिसर्च को बढ़ावा नहीं देते हैं। कल्चर ही नहीं है अपने देश में रिसर्च का, बहुत कम रिसर्च होते हैं। रिसर्च के नाम पर झूठ मूठ का ठेके पर पीएचडी की डिग्री लोग ले लेते हैं, आता उनका कुछ है नहीं। ठेके पर पीएचडी की डिग्री मिलती है, आपको पता होना चाहिए, है ना।
तो भारत 0.7% खर्च करता है। तो इसको जरूर ध्यान में रखिएगा राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान को, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे, उपाध्यक्ष विज्ञान मंत्री और शिक्षा मंत्री होंगे। और अगले सत्र में जब ये पास हो जाएगा तब इससे जुड़ा हुआ सवाल तो आपको गारंटेड देखने को मिलेगा आपके एग्जामिनेशन में। ओके, अगले टॉपिक पर चलते हैं। ये बिहार से संबंधित ये टॉपिक है। एक तो ये ध्यान में रखिएगा कि बांद्रा बरसोवा सी लिंक का नाम वीर सावरकर सेतु होगा। ये मुंबई में बनाया जा रहा है, एक और सी लिंक बनाया जा रहा है। तो जब ये बन जाएगा, पीटी फैक्ट में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं आप लोगों से, पीटी फैक्ट में कई बार ये सवाल पूछ लेते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। बाकी आपके लिए न्यूज़ ये है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि वैशाली में रामायण विश्वविद्यालय बनाने की प्रक्रिया तेज, होंगे शोध। रामायण पर शोध के लिए विश्वविद्यालय बनाए जा रहे हैं। भले ही जेपी विश्वविद्यालय में 5 साल में बैचलर डिग्री भी ना हो पाते हो, ठीक है, चलिए रामायण पर ही शोध तो कीजिए कम से कम। शोध संस्थान के लिए 60 लाख रुपये प्रस्तावित हैं। पटना में संस्कृत विश्वविद्यालय व वैशाली में कन्या विद्यालय खोला जाएगा। दरभंगा में भी एक संस्कृत विश्वविद्यालय है, आपको पता होना चाहिए। और वहाँ पर प्रोफेसर लोग जाते हैं, स्टूडेंट तो हैं ही नहीं। 1.5-2 लाख रुपए उनका तनख्वाह मिलता है, जाते हैं, भांग पीते हैं, घर आ जाते हैं। तो यही उनका काम है। तो बच्चे हैं नहीं संस्कृत विद्यालय में, रामायण पर शोध करने पता नहीं कौन से बच्चे आएंगे, देखते हैं। खैर देखिए, क्रिटिसिज्म मैं कर रहा हूँ, ऐसे ही कर देता हूँ कभी कभी। अब आ जाते हैं अपने फैक्ट पर। पटना जंक्शन परिसर स्थित महावीर मंदिर की ओर से वैशाली में रामायण विश्वविद्यालय बनाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। विभाग ने हरी झंडी मिलते ही कार्य शुरू कर दिया है। यह अपने आप में अनूठा विश्वविद्यालय होगा, जहां रामायण पर बृहद अध्ययन के लिए शोध किए जाएंगे। विश्वविद्यालय के लिए 12 एकड़ जमीन प्रस्तावित है। पीटी में आपसे क्या पूछा जाएगा कि रामायण विश्वविद्यालय कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो बिहार के वैशाली जिले में बनाया जा रहा है। ये चीज़ क्लियर हो, कौन बना रहा है, तो पटना हनुमान मंदिर का जो फाउंडेशन है, जो वहाँ का संगठन है, वही बना रही है इसको। पटना हनुमान मंदिर को लेकर भी विवाद चल रहा है। अयोध्या के कुछ ऐसे संगठन हैं जो क्लेम कर रहे हैं कि पटना का हनुमान मंदिर उन्हीं के तहत आता है, वही प्रशासित करेंगे उसको। इसको लेकर भी थोड़े दिन से विवाद है, तो इसको जरूर ध्यान में रखिएगा इसको। बाकी दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो पूर्वी चंपारण में बनाया जा रहा है। ओके, अगला पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है। महावीर मंदिर न्यास समिति के सचिव आचार्य किशोर कुणाल ने बताया कि इसकी स्थापना के लिए बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2013 के तहत शिक्षा विभाग को प्रस्ताव देने के साथ 10 लाख रुपए का डिमांड ड्राफ्ट भेजा जा चुका है। वहां से स्वीकृति मिलते ही इस दिशा में तेजी से कार्य होगा। वहीं महावीर मंदिर की ओर से आने वाले दिनों में वाल्मीकि रामायण, रामचरित और अध्यात्म रामायण पर शोध के लिए रामायण शोध संस्थान की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 60 लाख रुपए के बजट का प्रावधान भी रखा गया है। पटना में एक संस्कृत विद्यालय और वैशाली के इस्लामपुर में, वैशाली में कोई इस्माइलपुर है, में कन्या विद्यालय खोले जाएंगे। इन विद्यालयों के साथ महावीर मंदिर में संचालित रामायण संगत के लिए राशि का प्रावधान किया जाएगा। बस इसमें यही टॉपिक था मुख्य रूप से कि रामायण पर रिसर्च वगैरह के लिए रामायण विश्वविद्यालय कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो वैशाली जिले में बनाया जा रहा है। ओके, अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। अगला टॉपिक जो है ये भी बिहार से संबंधित है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, VVI, क्योंकि यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है सवाल, और इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग कहाँ पर चलेंगे, आपको मैं द इंडियन एक्सप्रेस और एक बिहार का न्यूज़ एक और मैं डिस्कस करके आपको बताऊँगा। भागलपुर के अभयारण्य में मिला विलुप्त प्राय कैंची बिल का प्रजनन स्थल, पहली बार हुई खोज इसकी। देखिए क्या है, पटना बिहार वन विभाग के भागलपुर जिले के विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य, भागलपुर में है, ये पता ही होगा, में विलुप्त प्राय भारतीय स्कीमर यानी भारतीय कैंची बिल पहले प्रजनन स्थल की खोज की है। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिसर्च IUCN के सूची में लुप्त प्राय प्रजाति है। ये IUCN में जिसको लुप्त प्राय बोला गया है उसका बिल खोजा गया है। VVI टॉपिक है, इस जीव के बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा, यही पूछ लिया जाएगा कहाँ पर इसको खोजा गया है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन रिजर्व के बारे में भी ध्यान रखेंगे आप लोग, है ना। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इंडियन स्कीमर को पिछले महीने यहाँ पर देखा गया था। 20 से 30 दिनों में उन्नयन अवधि होती है इसकी। 60 किलोमीटर का विस्तार है। गुप्ता ने कहा कि यह अभयारण्य जो गंगा डॉल्फिन अभयारण्य है, सुल्तानगंज से कहलगांव तक गंगा नदी का 60 किलोमीटर का विस्तार है इसका। वर्ष 1991 में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था। दुर्लभ पक्षियों और 3 बच्चों की गतिविधियों और व्यवहार की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। ओके, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ये इस पक्षी के चूजे हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनको पकड़ कर दिखा रहे हैं ये लोग। IUCN रेड लिस्ट के अनुसार इंडियन स्कीमर भारत, बांग्लादेश। अब आपसे क्या पूछेगा कहाँ कहाँ पर ये पाए जाते हैं, तो आप क्या बताएंगे, पूछा जाए क्या केवल भारत में ही पाए जाते हैं या नहीं, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और वियतनाम में पाए जाते हैं। ओके, 2450 से 2900 परिपक्व इंडियन स्कीमर यानी कैंची बिल पक्षी है पूरी दुनिया भर में। ओके,
ये चीज़ क्लियर हो गया। कहाँ पर मिला है ये? तो भागलपुर के जो गंगई डॉल्फिन अभयारण्य है उसी में इसको खोजा गया है। ये आप ध्यान में रखेंगे। किसने खोजा है? तो बिहार वन विभाग के अधिकारियों ने वहाँ पर खोजा है इसको। IUCN में कौन सा इसका है स्टेटस? तो लुप्त प्राय श्रेणी में आता है ये, लुप्त प्राय है। ओके, ध्यान में रखेंगे। अब हम चलते हैं इंडियन एक्सप्रेस के भारत और अमेरिका संबंधों को डिस्कस करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस में ये आर्टिकल आया था, ओल्ड फ्रेंड इन ए चेंजिंग वर्ल्ड, है ना, उसी पर आधारित है ये पूरा का पूरा। ध्यान से सुनिएगा। क्या है कि भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय संबंध विभिन्न कारकों पर आधारित हैं, जिन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था के बढ़ते बाजार आकार, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं, कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जिस पर आधारित है भारत और अमेरिका का संबंध। पहला क्या हो गया? हमारी इकोनॉमी, हमारी मंडी, अमेरिकी व्यापार एवं राजनीति में भारतीय प्रवासियों के बढ़ते प्रभाव। दूसरा फैक्टर कौन सा है? भारतीय प्रवासी जो अमेरिका में रहते हैं उनका जो वहाँ पर प्रभाव बढ़ रहा है, चाहे वो कमला हैरिस हो, क्योंकि वहाँ की वो क्या है, उपराष्ट्रपति हैं, तो इसलिए थोड़ा तो प्रभाव होगा। बहुत सारे कंपनी के CEO हैं भारतीय। दूसरा क्या, अगला क्या है? दूसरा फैक्टर ये हो गया। तीसरा फैक्टर कौन सा है? चीनी आक्रामकता को रोकने के समय की आवश्यकता पर उनकी आपसी सहमति। पहला हो गया हमारी इकोनॉमी, बाजार, मंडी। दूसरा हो गया भारतीय प्रवासी। तीसरा कौन सा हो गया? चीनी आक्रामकता। इनको रोकने के लिए भारत और अमेरिका एक साथ आए हुए हैं। ये तीन मूल फैक्टर हैं अभी जो भारत और अमेरिका के संबंधों को ड्राइव कर रहे हैं मतलब आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तीन मूल अभी कौन से हैं? कारक हैं, फैक्टर हैं। ये चीज़ समझ में आ गया होगा। जब आप विदेश नीति से जुड़े हुए सवाल लिखते हैं तो वहाँ पर आपको ये लिखना पड़ता है आंसर में कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसके कारण हमारे संबंध क्या हैं, अच्छे हो रहे हैं, या कौन कौन से ऐसी चुनौतियाँ हैं जिसके कारण हमारे संबंध जो हैं वो बुरे हो रहे हैं। ये चीज़ ध्यान में रहेगा। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। जैसे जैसे अमेरिका अपने हिंद प्रशांत संलग्नता को गहरा करता जा रहा है, इंडो पैसिफिक भी एक फैक्टर है। भारत अपनी क्षेत्रीय शक्ति को सुदृढ़ कर रहा है। इन लोकतांत्रिक शक्तियों के बीच में चूँकि दोनों देश क्या हैं, लोकतांत्रिक हैं, ये भी एक फैक्टर है। 5 फैक्टर मैं गिनवा चुका हूँ आपको। बनी साझेदारी भू राजनीतिक शतरंज की बिसात को नया आकार देने में सक्षम है। पाँचों के पाँचों फैक्टर आपको पता होना चाहिए। भारत अमेरिका संबंध का वर्तमान परिदृश्य क्या है? वर्ष 2000 के बाद से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में 10 गुना की वृद्धि हुई है। पहला लाइन। वर्ष 2022 में 191 बिलियन अमेरिकी डॉलर का स्तर पहुँच गया। 2021 में भारत अमेरिका का 9वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया। वस्तुओं और सेवाओं में द्विपक्षीय व्यापार की वृद्धि में 2021 में 160 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गई। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, सबसे महत्वपूर्ण निर्यात बाजार है। यह उन कुछ देशों में से एक है जिसके साथ भारत व्यापार अधिशेष में स्थिति रखता है, यानी कि हम अमेरिका को बेचते ज़्यादा हैं, अमेरिका से खरीदते कम हैं। हमारे लिए काफ़ी अच्छा है ये। 2021-22 में भारत का अमेरिका के साथ 32.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार अधिशेष था। ओके, राजनीतिक विचारधारा में भी समानता है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में निरंतर विकास, शांति और समृद्धि के लिए IPEF की दक्षता के बारे में दोनों देश समान विचार रखते हैं। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की बात हो रही है, इनमें दोनों लोग एक तरह से इसको मानते हैं। हालांकि रूस यूक्रेन संकट, अफगानिस्तान के मुद्दे, ईरान को लेकर दोनों देश की प्रतिक्रियाओं में व्यापक विरोधाभास भी रहा है। जैसे अमेरिका रूस और यूक्रेन संकट के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराता रहा है। भारत ने कभी भी खुलेआम रूस की निंदा नहीं की है और उल्टे रूस से हमने तेल खरीदा है। अफगानिस्तान के मुद्दे पर भी हमने अमेरिका के लिए कुछ भी ऐसा सहायता वाली चीज़ें नहीं की। ईरान को लेकर भी जैसे अमेरिका का ईरान से दुश्मनी है, हम ईरान को अपना मित्र मानते हैं, उससे तेल वगैरह भी खरीदते हैं, उसको सामान बेचते भी हैं। रक्षा सहयोग क्या है? भारत जो शीत युद्ध की अवधि में अमेरिकी हथियारों तक पहुंच नहीं बना सका, ने पिछले 2 दशकों में 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के अमेरिकी हथियार खरीदे हैं। हालांकि यहाँ अमेरिका के लिए प्रेरणा यह रही है कि वो भारत को अपनी सैन्य आपूर्ति के लिए रूस पर ऐतिहासिक निर्भरता में कमी लाने में मदद दे, जो स्वयं उसके हित में भी है। ओके, भारत और अमेरिका की सशस्त्र सेनाएं व्यापक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास। अब सैन्य अभ्यास से पीटी में सवाल पूछे जाते हैं। जैसे युद्ध अभ्यास एक नाम है हमारे सैन्य अभ्यास का, एक वज्र प्रहार है, और क्वाड समूह में 4 भागीदारों के साथ लघुपक्षीय अभ्यास मालाबार अभ्यास में भी भाग लेते हैं भारत और अमेरिका। 3 अभ्यास हो गया, एक का नाम है युद्ध अभ्यास, दूसरे का नाम वज्र प्रहार, तीसरे का नाम है मालाबार अभ्यास। अमेरिका और भारत मध्य पूर्व एशिया में गठित एक अन्य समूह में इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के साथ शामिल हुए हैं, जिसे I2U2 इंडिया, इजराइल, UAE और US के रूप में जाना जाता है। इस समूह जो नया क्वाड भी कहा जा रहा है, I2U2 भी पता होगा आपको। ये सारे संबंध के नए नए आयाम हैं। ये रक्षा संबंध में हमने पढ़ा। अब आगामी प्रगति कौन कौन सी हैं, नए नए आधुनिक रिलेशन हम कौन से क्षेत्रों में बढ़ा रहे हैं। तो अमेरिकन कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी भारत में एक नई सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण सुविधा के निर्माण के लिए अगले 5 वर्षों
वर्षों में 2.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगी। इसमें आगे 60,000 भारतीय इंजीनियर के प्रशिक्षण के साथ साथ एक सहयोगी इंजीनियरिंग केंद्र स्थापित के लिए 4 वर्षों में 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की योजना भी शामिल है। भारत के हल्के लड़ाकू विमान के लिए भारत में GE के F414 इंजन के लाइसेंस के अंतर्गत निर्माण के लिए अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस और भारत के HAL के बीच समझौता हुआ है। अमेरिका की कौन सी कंपनी है? अमेरिका की कंपनी है जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस और भारत की HAL के बीच में समझौता हुआ है इंजन के निर्माण को लेकर, फाइटर जेट के इंजन को निर्माण को लेकर। ओके, यह समझौता प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की अस्वीकरण के अंत का प्रतीक है। ओके, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी हो जाएगा अब इससे। भारत एक अमेरिका के सहयोगी के रूप में भी है। दोनों देश के व्यापक पारंपरिक और रणनीतिक हितों के बावजूद चूंकि भारत अपनी विदेश नीति में गुटनिरपेक्ष का दृष्टिकोण रखता है, इसलिए इसे अमेरिकी सहयोगी नहीं कहा जा सकता। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। हम अमेरिका के सहयोगी, हम अमेरिका के पिछलग्गू नहीं हैं। आप सामान्य भाषा में ऐसे समझिए, हम अमेरिका के साथ बराबरी का संबंध रखना चाहते हैं। ऐसा नहीं होगा कि जैसे पाकिस्तान करता था या बहुत सारे दुनिया के देश करते हैं कि अमेरिका जो बोलेगा वही सही होगा, है ना। दाता आगे शेर जी आगे वाला सुना है ना, वैसा कुछ नहीं है। हम उससे बराबरी की बात करेंगे, लेकिन जहां हमारे दूसरे के साथ हित होंगे वहां हम उसके पक्ष भी लेंगे। जैसे अमेरिका के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध में हमने रूस की आलोचना नहीं की क्योंकि हमारे उससे भी अच्छे संबंध हैं। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। यानी कि हम दबाव वाले संबंध नहीं बनाएंगे, हम आपसे संबंध बनाएंगे बराबरी का। ओके, भारतीय नेताओं ने, वे किसी भी राजनीतिक दल के हों, लंबे समय से विश्व के प्रति भारत के दृष्टिकोण की एक केंद्रीय विशेषता के रूप में विदेश नीति की स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी है। ओके, विशेष रूप से शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से भारतीय नेताओं ने अमेरिका के साथ संबंधों में सुधार का प्रयास किया है, लेकिन इसके लिए विदेश नीति के प्रति भारत के स्वतंत्र दृष्टिकोण से कोई समझौता नहीं किया गया है। हमने अमेरिका के साथ संबंध बहुत अच्छे बनाए हैं। 1991 ईस्वी के बाद हमारे संबंध सुधरे हैं, लेकिन हमने रूस को नहीं छोड़ा, हमने ईरान को नहीं छोड़ा। हमें उसकी भी ज़रूरत पड़ती है। हम अपने संबंध खुद तय करते हैं, हमारे विदेश संबंध अमेरिका तय नहीं करता है। ओके, भारत की बहुपक्षीय विदेश नीति क्या है? भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री ने, ये पूरा इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने, ठीक ना। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री ने भारतीय कूटनीतिक रूपरेखा तैयार करने के लिए वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन में बल दिया है। इस दृष्टिकोण को बहुपक्षीय या बहुसंरेखन कहा जाता है, जो जहां तक संभव हो सकारात्मक संबंधों की तलाश में लक्षित है। इस सिद्धांत के अनुरूप ही भारत ने सऊदी अरब के साथ, ईरान के साथ, इजराइल के साथ ही, फिलिस्तीन के साथ और अमेरिका के साथ, रूस के साथ भी अपने संबंधों की सजगता से प्रबंधित किया है। हम इजराइल के साथ भी संबंध बनाते हैं, हम फिलिस्तीन के साथ भी संबंध बनाते हैं, जबकि ये दोनों देश एक दूसरे को पृथ्वी पर रहने नहीं देना चाहते हैं। हम सऊदी अरब के साथ भी संबंध बनाते हैं और ईरान के साथ भी संबंध बनाते हैं। ये दोनों देश भी एक दूसरे को देख नहीं सकते एक दूसरे के सामने। अब जाके थोड़ा समझौता भी हुआ है। अमेरिका और रूस एक दूसरे को पृथ्वी से समाप्त कर देना चाहते हैं, लेकिन हमारे दोनों के साथ संबंध हैं, अच्छे संबंध हैं। ये चीज़ ध्यान में रहेगा। ओके, एक चीज़ मुझे बताइएगा, फिलिस्तीन की राजधानी कहाँ है? फिलिस्तीन की राजधानी कहाँ है? इजराइल में एक छोटा सा देश है वेस्ट बैंक के तट पर, और ये इसकी राजधानी कहाँ है आपको ये बताना है, ठीक है ना। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है ये, और ये ज़रूर बताइए कमेंट करके मुझे। साथ ही अमेरिका के साथ ही रूस के साथ भी अच्छे संबंध हैं। भारत उन देशों के साथ भी संलग्नता रखता है, अपना अधिकार सुरक्षित रखता है जो अमेरिका के सहयोगी नहीं हैं, जैसे रूस, ईरान, यहाँ तक कि चीन भी, यदि उसके राष्ट्रीय हित ऐसी आवश्यकता निर्धारित करते हैं। हमारा नेशनल इंटरेस्ट जहाँ भी होगा वहाँ हम अच्छे संबंध बनाएंगे, हमारा नेशनल इंटरेस्ट जहाँ भी समाप्त हो जाएगा वहाँ हम संबंध समाप्त कर देंगे। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। भारत अमेरिका संबंध की प्रमुख चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं, आपसे चुनौती भी पूछी जाएगी। अमेरिका द्वारा भारतीय विदेश नीति की आलोचना की जाती है। कई बार वो आलोचना करते हैं कि भारत की विदेश नीति अच्छी नहीं है। पता है क्यों आलोचना करते हैं? क्योंकि हम उनके पिछलग्गू नहीं बनते हैं, हम उनके आदेशों का पालन नहीं करते। जैसे उन्होंने हमें बोला कि आप तुम रूस से तेल मत खरीदो, हमने बोला हम खरीदेंगे, सस्ते दाम पर खरीदेंगे, ठीक ना। इसलिए वो हमारी आलोचना कर देते हैं। वो बोलते ईरान का 100% बाइकआउट करो, हमने बोला कि ठीक है हम बाइकआउट कर देंगे, लेकिन तेल कहाँ से लाएंगे हम। इसलिए हमने क्या किया, ईरान को हमने ठीक है थोड़ा सा कम महत्व दिया, लेकिन हमने बाइकआउट नहीं किया। वहाँ पर चाबहार पोर्ट का हम निर्माण कर रहे हैं ईरान में, ठीक ना। तो इसलिए वो क्या करते हैं, हमारी विदेश नीति की आलोचना करते हैं। ओके, उसके बाद से क्या है, भारतीय अभिजात वर्ग ने लंबे समय से विश्व को गुटनिरपेक्ष के चश्मे से देखा है। द्वितीय विश्व युद्ध के से ही गठबंधन संबंध अमेरिकी विदेश नीति के केंद्र में रहा है। भारत की गुटनिरपेक्ष की नीति विशेषकर शीत युद्ध के दौरान हमेशा पश्चिम और विशेष रूप से अमेरिका के लिए चिंता का विषय रही है। 9/11 हमले के बाद अमेरिका ने भारत से अफगानिस्तान में सेना भेजने की मांग की थी, लेकिन भारतीय सेना ने इस अनुरोध को अस्वीकार नहीं किया था। अमेरिका ने बोला था
कि जैसे नाटो को लेकर हम कहाँ पर लड़ रहे हैं, अफगानिस्तान में लड़ रहे हैं, क्योंकि उसने 9/11 का अटैक कर दिया था अमेरिका पर। तो ऐसा कीजिए, आप अपनी आर्म फोर्स दे दीजिए हमें, हम जाके भारतीयों को लेकर लड़ेंगे कहाँ पर, अफगानिस्तान। हमने क्या बोला, अफगानिस्तान में हम क्यों लड़े भाई, तुम्हारा युद्ध है, हमारे तो संबंध अच्छे हैं अफगानिस्तान के साथ। तालिबान भी आई है तो भी हमारे संबंध सही हैं, पाकिस्तान से तो अच्छे ही हैं, तो इसलिए हम क्यों लड़े उनसे जाकर, हम क्यों दुश्मनी मोल लें उनका, जाओ आप लड़ो। तो इसलिए भी वो नाराज़ हो गया था। वर्ष 2003 में जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया, तब भी भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने सैन्य समर्थन इनकार कर दिया। तो उसने बोला था आप हमें बेस दे दो, मुंबई का बेस दे दो, और हिंद महासागर में भी आप हमें सुविधा दे दो, भारत का बेसिस इस्तेमाल करने दो। तो हमने क्या बोला, हमारी लड़ाई है ही नहीं, इराक से हमारे बहुत अच्छे संबंध थे, इराक से हमारे बहुत अच्छे संबंध थे, जिन जिन से अमेरिका का खराब संबंध रहे उनसे हमारे हमेशा अच्छे संबंध रहे। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि हम नहीं देंगे आपको मदद, आपका युद्ध है, आप जानो, ठीक ना। अगला क्या है, भारत के इतिहास की सही पक्ष में लाने की मांग को लेकर प्राय अमेरिकी समर्थन आवाज़ उठाते रहती। ठीक है भाई, अमेरिका के विरोधियों के साथ भारत की संलग्नता। भारत ने ईरान, वेनेजुएला के तेल के खुले बाजार पहुंच पर अमेरिकी प्रतिबंध की आलोचना की थी। ईरान को शंघाई सहयोग संगठन में लाने के लिए भारत ने भी सक्रिय रूप से काम किया है। SCO जो है उसमें भारत ने ईरान को शामिल करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। चीन समर्थित एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में भारत प्रमुख भागीदार बने रहने के अलावा भारत ने सीमा विवाद को सुलझाने के लिए चीन के साथ 18 दौरों की वार्ता भी संपन्न की है। अमेरिका द्वारा भारतीय लोकतंत्र की भी आलोचना की जाती है। कई बार बोला जाता है कि हमारे यहाँ प्रेस का फ्रीडम नहीं है, हमारे यहाँ अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। ओबामा साहब ने बोला है कि हमारे यहाँ का अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, जबकि ओबामा साहब जब राष्ट्रपति थे तो उन्होंने बहुत सारे देशों पर बमबार्डिंग की थी, सीरिया से लेकर, यमन से लेकर, अफगानिस्तान से लेकर बहुत सारे देशों में। वहाँ पर कौन रहते, वहाँ पर भी तो मुस्लिम ही रहते हैं, ठीक ना। तो ये सब कुछ तनाव है, आर्थिक तनाव भी है, आत्मनिर्भर भारत अभियान को लेकर तनाव है कि आप क्यों खुद को आत्मनिर्भर बना रहे हो। अमेरिका ने GPS कार्यक्रम के तहत भारतीय निर्यातकों को प्राप्त शुल्क मुक्त लाभों की समाप्ति का निर्णय लिया था जून 2019 से प्रभावी, जिससे भारत के दवा, कपड़े, कृषि उत्पाद व ऑटोमोटिव पार्ट्स जैसे निर्यात उन्मुख क्षेत्र प्रभावित हो रहे थे। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखिएगा। 41 मिनट का वीडियो हो गया है, इसलिए वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। भारत अमेरिका संबंध को मैंने अच्छे से समझा दिया है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, शेयर कर दीजिएगा जहाँ भी संभव हो सके। थैंक यू सो मच आप सभी का।